हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। मैं आज आधारभूत संरचना के सिद्धांत का जिक्र करने जा रहा हूँ। सामाजिक न्याय जिसके तहत आता है या सामाजिक न्याय के तहत ही आता है, आप यूँ कह सकते हैं। और इस संबंध में अभी हाल में जो लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए थे, उसमें विरोधी दलों ने किस तरह से 400 सीटों का मजाक बनाया था और किस तरह से आम जनता के बीच ये संदेश देने में कामयाबी हासिल की थी कि अगर बीजेपी 400 सीट लोकसभा में पा गई तो वह संविधान को बदल देगी। क्योंकि बाबा साहब के संविधान के प्रति अटूट आस्था रखने वाले जो SC ST OBC कम्युनिटी के लोग हैं, खास करके अत्यंत पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं, जो SC से थोड़ी सी बेहतर स्थिति में हैं, उन लोगों को लगा करे भाई बीजेपी इस तरह का हरकत करने जा रही है तो क्यों ना इसको हराया जाए। इसलिए कई जगहों से ये चुनाव हार भी गई और ये देखा गया कि एक पारंपरिक जो वोट है, वोट बैंक जिसको कहते हैं, जो पहले कांग्रेस के पास था, कांग्रेस से छिटक करके क्षेत्रीय दलों के पास गया था, क्षेत्रीय दलों से फिर छिटक करके बीजेपी के पास आया था। मैं बात कर रहा हूँ SC समुदाय की, अनुसूचित जाति समुदाय की और अन्य पिछड़े वर्ग समुदाय की। वो काफ़ी हद तक छिटक करके फिर से दूसरे विरोधी दलों के पास गया है, संभवतः इसी वजह से, क्योंकि बीजेपी के कुछ लीडरान ने इस मामले में पिच को और ख़राब किया, मामले को और बदतर बनाया। चाहे वो अनंत हेगड़े रहे हों कर्नाटक के, चाहे वो ज्योति मर्दा रही हो राजस्थान की, चाहे वो लल्लू सिंह रहे हों UP के अयोध्या से। इन लोगों ने 400 सीट का गलत तरीके की व्याख्या किया, जिसको पकड़ लिया विरोधी दलों ने। भले ही शीर्ष नेता बाद में लाख कहते रहे, लेकिन कोई फर्क कान पर जू नहीं रहेगा आम आदमी के। तो आज हम इसी का जिक्र करने जा रहे हैं। आपको हम बताना चाहते हैं, केशवानंद भारती एक हिंदू पादरी थे केरल के, जिनके मठ के पास काफ़ी ज़मीनें थीं। उसके एक्चुअली स्वामी वही थे, तो वहाँ की साम्यवादी सरकार ने उनकी काफ़ी ज़मीनें ले ली थीं और इसी को उन्होंने चुनौती दिया था सुप्रीम कोर्ट में। चूँकि उस समय राइट टू प्रॉपर्टी अभी भी मूल अधिकार था, तो उसको उन्होंने चुनौती दिया था और इसी पर फैसला आया था 13 जजों का। चूँकि गोलकनाथ वाद में 11 जज थे, उसके फैसले को पलटने के लिए, वो भी मूल अधिकारों के वायलेशन से संबंधित था, जिसमें कई बातें कही गई थीं, जैसे कि संसद 368 का प्रयोग करके जब संविधान के किसी भाग में संशोधन करती है तो एक नया रूल बन जाता है और इस प्रकार से वो लॉ का रूप होता है और इस तरह से वो वायलेट करता है आर्टिकल 13(2) को। और ये आगंतुक शक्ति नहीं है, ये आगंतुक शक्ति है संशोधन की। दूसरे शब्दों में बाहर से ली गई शक्ति है, ये जन्म के समय से नहीं है। और दूसरी बात ये है कि फंडामेंटल राइट्स में कोई बदलाव सरकार कर ही नहीं सकती या पार्लियामेंट कर ही नहीं सकती। इसके लिए नई संविधान सभा बुलाना पड़ेगा या इलेक्ट करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से उसने कई तरह के ब्रेक लगा दिए थे, जिससे श्रीमती इंदिरा गांधी बहुत नाखुश थीं और उन्होंने एक खुशी जाहिर किया था जब 13 जजों की एक संविधान पीठ बनी थी केशवानंद भारती वाद में, और उसमें उनके द्वारा किए गए कई संशोधनों को क्लब कर दिया गया था, जिनको अलग अलग जगहों पर चुनौती दी गई थी। और साथ ही ये भी गोलकनाथ वाद को भी, जो कि सुब्बा राव के समय में फाइनल हुआ था, जब वो समय चीफ जस्टिस थे, सर्वमित्र सीकरी के समय भी आया जब ये चीफ जस्टिस हुए थे सुप्रीम कोर्ट के। तो श्रीमती इंदिरा गांधी को लगा कि चलो भाई अब फैसला हमारे पक्ष में आ सकता है, चूँकि उस समय जजों की नियुक्ति तो सरकार ही करती थी और उसमें सरकार का मानना ये था कि EN रे वगैरह जैसे बहुत सारे जज ऐसे थे जो कि उनके फेवर के थे। लेकिन आपको हम बताना चाहते हैं ऐसा हुआ नहीं। कुछ फैसले तो श्रीमती इंदिरा गांधी के फेवर में ज़रूर गए, जैसे अनुच्छेद 368 का प्रयोग करके सरकार संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन एक बड़ा बट लगा दिया गया, यानी किंतु और परंतु को आप जानते ही है कितना खतरनाक होता है, ये कंट्रास्ट प्रेजेंट करता है। तो इस प्रकार से उसमें किंतु लगा दिया गया। किंतु संविधान के कुछ ऐसे आधारभूत लक्षण हैं जिनमें सरकार संशोधन कर ही नहीं सकती, यानी संसद उसमें कोई छेड़छाड़ कर ही नहीं सकती। इस प्रकार से
श्रीमती इंदिरा गांधी अंततः बहुत कुपित हुई। हालांकि वो कशमकश करके रह गईं, वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई और प्रहार नहीं कर पाई, क्योंकि बाद में जब नेशनल इमरजेंसी उन्होंने लागू किया तो उसके बाद वो बुरी तरह से चुनाव हार गई। तो फैमिली प्लानिंग और नेशनल इमरजेंसी कारण जो है लोग काफ़ी कुपित थे, और जेलों से जनता पार्टी जो बाद में बनी थी उसके कई नेता, उसके घटक के कई नेता जो है चुनाव जीत गए थे, बहुत बड़े अंतर से चुनाव जीत गए थे। और श्रीमती इंदिरा गांधी की कांग्रेस पार्टी बहुत बुरी तरह से हार गई थी। इसीलिए श्रीमती इंदिरा गांधी जब दोबारा 1980 में सत्ता में आई, 27-28 महीने मोरारजी देसाई की सरकार रही जनता पार्टी की, उसके बाद ये गिर गई चरण सिंह के इंक्लूड करते हुए। ठीक है, 6 महीना वो भी प्रधानमंत्री थे, हालांकि वो कोई संसद का सत्र फेस नहीं कर पाए थे। तो इस प्रकार से जो है 1980 में जब दोबारा श्रीमती इंदिरा गांधी सत्ता में वापस आई तो उन्होंने कोई भी छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं किया, संविधान को जस का तस छोड़ दिया। दूसरे शब्दों में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने की कोशिश नहीं किया। आपको हम बताते चलें बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, आधारभूत लक्षण क्या होता है। मान लीजिए कोई इंसान 6 उंगली लेकर के पैदा होता है, तो छठी जो उंगली है उसकी वजह से जन्म के समय से ही लोग उसे छांगुर कहना शुरू कर देते हैं और बाद तक कहते रहते हैं। भले वयस्क होने के बाद वो छठी उंगली कटा करके या सर्जिकल मेथड से या एम्पुटेशन के विधि द्वारा वो उसे अलग कर दे, रिमूव कर दे, और वो नॉर्मल लोगों की तरह से दिखने की कोशिश करे कि भाई उसकी भी 5 उंगलियां हैं, लेकिन उसका नाम तो छांगुर पड़ गया है। और वो बेसिक स्ट्रक्चर यानी बेसिक फीचर ये है कि वो 6 उंगली के साथ पैदा हुआ था, तो वो उस समय तक उसके साथ बना रहता है जब तक कि वो मरता नहीं है। दूसरे शब्दों में लोग यही कहते हैं कि भाई जन्म के समय इनके पास 6 उंगली थी, भले दूसरी पीढ़ी आ जाए वो भी छांगुर काका ही कहती है। दूसरे शब्दों में वो 6 उंगली का बोझ है उनको हमेशा लेकर के चलना पड़ता है, भले ही बाद में चल करके पैसा उनके पास है, ऑपरेशन करा के उसको अलग क्यों न करा दें, यानी वो 5 उंगली दिखाने की कोशिश क्यों न करें, लेकिन फिर भी उनका नाम छांगुर पड़ गया है। तो ये जो छठी उंगली है यही बेसिक स्ट्रक्चर है। दूसरे शब्दों में ऑपरेशन के द्वारा या सर्जिकल मेथड के द्वारा या एम्पुटेशन के द्वारा किसी भी तरह से उसको अलग नहीं किया जा सकता। यही बात ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। दूसरे शब्दों में संविधान का जब जन्म हुआ था उस समय जो भी चीज़ें, जो भी विशेषताएं उसके साथ एसोसिएटेड थीं, हालांकि तत्काल में सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बताया को कौन कौन सी विशेषताएं थीं, बाद में तमाम केसेस में उनकी व्याख्या किया। तो वो ज्यों की त्यों अंत तक बनी रहेंगी, चाहे भले ही संविधान को संशोधित करके अनुच्छेद 368 के द्वारा कुछ और बना दिया जाए, लेकिन इनमें कोई संशोधन नहीं हो सकता। क्या क्या चीज़ें हैं संक्षेप में उसने मिनर्वा मिल केस के बाद बताना। मिनर्वा मिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था 1980 का, जिसमें महाराष्ट्र के कुछ टेक्सटाइल मिलों को प्राइवेट हैंड्स में देने की बात थी। ठीक है, तो उसके संबंध में एक केस आया था। चूँकि राइट टू प्रॉपर्टी उस समय फंडामेंटल राइट की जगह लीगल राइट हो चुका था, 1978 में ही हो गया था। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जनता पार्टी की सरकार ने इसको बदल दिया था, ताकि विरसे पर आधारित जिनके पास ज़मीनें ज़्यादा हैं वो बिना मतलब का गांव देहात में या अपने जगह पर अपने को दूसरों से अलग दिखाने की कोशिश न करें और सामाजिक न्याय के मार्ग में बाधा ना पहुँचे, आर्थिक न्याय के मार्ग में बाधा ना पहुँचे। इसीलिए ज़रूरी है कि राइट टू प्रॉपर्टी को लीगल राइट, यानी इसमें केवल कंपनसेशन क्लेम किया जा सकता है, इसका रिस्टोरेशन यानी ज्यों का त्यों लौटा दो, इस तरह की दावेदारी नहीं की जा सकती, यानी इसके बदले पैसा दिया जा सकता है। दूसरे शब्दों में सरकार को अगर नहर निकालना है तो अपने मुड़ी से, अपने कपार से थोड़े निकालेगी, जाहिर है किसी की ज़मीन से ही निकालेगी। तो ऐसी दशा में उसकी ज़मीन ले और वो जाके ज़मीन से लिपट के कहने लगे नहीं 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 हम नहीं देंगे, तब सरकार कैसे नहर निकाल पाएगी। तो ज़मीन सरकार ले लेगी, बस मार्केट रेट पर उसका मुआवजा दे देगी। इसको लीगल राइट कहते हैं। दूसरे शब्दों में जिसमें कंपेंसेशन हो सके उसको लीगल राइट करते हैं, जिसमें मुआवजा दिया सके, क्षतिपूर्ति हो सके उसको लीगल राइट, कानूनी अधिकार कहते हैं। जिसमें जो लिया है उसको ज्यों का त्यों वापस किया जाए उसको मूल अधिकार कहते हैं। तो इस प्रकार से जो है ये मिनर्वा मिल बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक समीक्षा का जो अधिकार है वो एक बेसिक स्ट्रक्चर है, आधारभूत लक्षण है संविधान का,
उसे सरकार हर नहीं सकती। इस आधार पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार ने जो 368 में क्लास 4 और क्लास 5 जोड़ा था, जिससे पार्लियामेंट को जुडिशरी के ऊपर सुप्रीमेसी दी गई थी, सर्वोच्चता दी गई थी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। इसी प्रकार से मारूराम, बामन राव या मच्छी सिंह केस, केहर सिंह केस, आगे चल कर के पटवा केस, SR मुंबई केस, मेहता केस, PUCL केस, IR कोयल्हो केस, लिली थॉमस केस आदि में सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर अलग अलग फीचर्स इसमें जोड़ करके और बताया कि ये भी बेसिक स्ट्रक्चर है, वो भी बेसिक स्ट्रक्चर है। इसके आधार पर वर्तमान में हम कह सकते हैं संविधान की सर्वोच्चता एक बेसिक स्ट्रक्चर है, आधारभूत लक्षण है, जिसमें कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। मान लीजिए कल को संविधान बदल करके और संसद को सर्वोच्चता दे दिया तो संसद भी तो संविधान के अंतर्गत ही आता है, तो इस प्रकार से संविधान ही सर्वोपर रहेगा। इसका मतलब यह है कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है वो भी ज्यों का त्यों बना रहेगा। हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की ओर जाएंगे तो संविधान में आमूलचूल बदलाव करना पड़ेगा और संविधान को कहीं न कहीं कमज़ोर करना पड़ेगा। अब पता नहीं उसमें सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, क्या नहीं करता है। उसके अलावे रूल ऑफ लॉ यानी विधि का शासन, इसके अलावे चाहे वो रिपब्लिकन कैरेक्टर हो, यानी संविधान में जो गणतंत्रीय विशेषता दी गई है भारत की, जैसे भारत में एक राष्ट्रपति होता है जो निर्वाचित प्रतिनिधि होता है, हाईएस्ट फंक्शनरी होता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत, तो वो उसका पद हो या उसके बाद जो है डेमोक्रेसी का कैरेक्टर हो, यानी लोकतंत्रीय ढांचा हो। उसके अलावे जो फेडरलिज्म, सेपरेशन ऑफ पावर यानी सत्ता के पृथक्करण और संघीय ढांचा की जो बात है उससे रिलेटेड चीज़ें हों, या सॉवरेंटी, संप्रभुता से रिलेटेड चीज़ें हों, इंटीग्रिटी यानी कि अखंडता से रिलेटेड चीज़ें हों, यूनिटी यानी कि एकता से रिलेटेड चीज़ें हों, ये क्या कहते हैं, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, लोगों की गरिमा से रिलेटेड चीज़ें हों आदि आदि, यहाँ तक कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आदि को भी सर्वोच्च न्यायालय ने समय समय पर बेसिक स्ट्रक्चर घोषित किया है। दूसरे शब्दों में सुप्रीम कोर्ट ने यह सूची काफ़ी बढ़ा दिया है और आज की डेट में ये अच्छे खासे यानी 20 के करीब जो है ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन हो गया है। 15 था मोटे तौर पर, लेकिन 15 ही आज भी जोड़ा जाएगा, चूँकि शेष तो आप कह सकते हैं कि अटेंडेंट फीचर्स हैं, वो इतने सिग्निफिकेंट या इम्पॉर्टेंट नहीं है। 15 तक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, जैसा कि मैंने लिस्ट बताई। इसी तरह की चीज़ों को और भी जोड़ा है उसने, उसमें सिटीजनशिप भी है, सिंगल सिटीजनशिप जैसे है, और भी कई चीज़ें हैं जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है, इसमें कोई रद्दोबदल सरकार नहीं कर सकती। हाँ, जो संविधान में कहा गया उसका विस्तार जरूर सरकार कर सकती है उसी दिशा में, लेकिन उसको पलट करके एक नई व्यवस्था का निर्माण नहीं कर सकती। यही आधारभूत लक्षण है। और शंकरी प्रसाद, सज्जन सिंह, गोलकनाथ, केशवानंद भारती केस आदि के बारे में चर्चा हम बाद में करेंगे। यहाँ तक कि IR कोयल्हो जो YK सब्बरवाल की अध्यक्षता में 9 जजों की संविधान पीठ का गठन किया गया था, जिसमें कहा गया था कि 24/4/1973 के बाद 31B के अंतर्गत जितने भी कानून, उनकी संख्या लगभग 284 है, जितने कानून रखे गए थे जो है शेड्यूल 9 के साथ मिलाकर पढ़े जाते हैं और जिनका जुडिशियल रिव्यू लिखा गया है कि भाई न्यायपालिका उनकी समीक्षा नहीं कर सकती, वो सभी समीक्षा के लिए खुले होंगे, क्योंकि 24/4/1973 को ही ये बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन आया था। इसीलिए उसी डेट को कट ऑफ डेट के रूप में लिया है सुप्रीम कोर्ट ने। और जुडिशियल रिव्यू को बेसिक स्ट्रक्चर घोषित किया है IR कोयल्हो केस 2007 में। YK सब्बरवाल उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उन्हीं की अध्यक्षता में 9 जजों की संविधान पीठ बैठी थी जिसने ये फैसला दिया। मोटे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि संविधान का जब जन्म हुआ, जब ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबरान ने, चेयरमैन अम्बेडकर साहब, चेयरपर्सन अम्बेडकर साहब थे और 6 उसके अन्य सहयोगी दल थे, और जब 84 सदस्यों ने अपना हस्ताक्षर करके अप्रूव किया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबरान थे जिन्होंने 284 उनकी संख्या थी, जब उन लोगों ने इसको स्वीकृत किया था, संविधान को अंगीकृत किया था, तो उसी समय जो है ये तय हो गया था कि जो मूल ढांचा है, मूल ढांचे की जो विशेषताएं हैं
उसी को सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर कहा, यानी जिसे हमारे संविधान निर्माता मानते थे कि भाई ये रहना ही चाहिए, और जिसे सुप्रीम कोर्ट मानता है कि भाई इससे संविधान का जो रूप है वो विकृत हो जाएगा इनके बिना। उन दोनों को मिला करके आप कह सकते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन बना और केशवानंद भारती केस में आया। ये केस की श्रृंखला के बारे में चर्चा हम बाद में करेंगे, लेकिन हमने आज केवल बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन पे चर्चा किया, जो कि अति उपयोगी है। इसी के तहत सामाजिक, आपको पहले बताया जा चुका है, सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय वगैरह भी आते हैं। ये इन सबों को भी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के अंतर्गत रखा गया है। प्रीएम्बल में जो ऑब्जेक्टिव्स बताए गए हैं वो सब भी इसी के अंतर्गत रखे गए हैं, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के अंतर्गत ही रखे गए हैं। यानी समय समय पर सुप्रीम कोर्ट इनका विस्तार करता गया है और नई नई चीज़ों को जोड़ता गया है। मोटे तौर पर हमने उन सभी चीज़ों का जिक्र कर दिया जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के अंतर्गत आज तक स्वीकार की गई हैं जुडिशरी के द्वारा। फिर हम बताना चाहते हैं कि ये जुडिशरी का क्रिएशन है, न्यायपालिका ने इनका सृजन किया है, पार्लियामेंट या सरकार से इसका कोई लेना देना नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने लेक्चर को विराम देता हूँ। धन्यवाद।